नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 8। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के जुलूस के दौरान जमकर हिंसा और आगजनी हुई है। इस दौरान पत्थरबाजी भी हुई और कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। हालात सामान्य करने के लिए पुलिस को फ्लैग मार्च करना पड़ा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री तौर पर ममता बनर्जी इसके लिए जिम्मेदार है। उधर ममता बनर्जी ने कहा है ये जो हिंसा कर रहे हैं वो देश के दुश्मन हैं। আমি দাঙ্গাকারীদের প্রশ্রয় দিই না, আমি দাঙ্গাকারীদের দেশের শত্রু মনে করি। उधर आपको बता दें, गुजरात के वडोदरा में भी रामनवमी की रैली के दौरान हंगामा हुआ। इस रैली का आयोजन विश्व हिंदू परिषद ने किया। जैसे ही रैली फतेहपुरा मोहल्ले में पहुंची, हंगामा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। इलाके में तनाव की स्थिति रही और अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। उधर महाराष्ट्र के संभाजी नगर में भी हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 400 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने हत्या की कोशिश और दंगे की धारा के तहत केस दर्ज किया है। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है। संभाजी नगर में देर रात हुए दो गुटों के झगड़े में बड़ी हिंसा का रूप ले लिया और शांति बहाल करने के लिए गई पुलिस पर भी भीड़ ने हमला किया और पुलिस की गाड़ियां जला दी। पुलिस के मुताबिक विवाद की शुरुआत दो समुदायों के कुछ लड़कों में घोषणाबाजी को लेकर हुई थी और उसके बाद वहां सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए और पत्थरबाजी भी हुई। और दिल्ली में रामनवमी के मौके पर जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकाली गई। हालांकि पुलिस ने शोभा यात्रा की इजाजत देने से इनकार किया था। पुलिस ने कहा था कि पार्क में ही पूजा कर ले, लेकिन यात्रा के थोड़ा आगे जाने पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर यात्रा को रोक दिया था। और जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से यात्रा निकाली गई और कैसे रोका गया, हमारे सहयोगी शरद शर्मा। मैं दिल्ली के जहांगीरपुरी में हूं। जहांगीरपुरी में पुलिस की मनाही के बावजूद भी रामनवमी के मौके पर ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। जहांगीरपुरी जो कि एक संवेदनशील इलाका माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर दो समुदाय, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों के ही जो लोग हैं, समुदाय के लोग जो हैं वो ठीक ठाक संख्या में रहते हैं। और पिछले साल जब हनुमान जयंती के मौके पर यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो हिंसा यहाँ पर हो गई थी। तो इस बार दिल्ली पुलिस ने शोभा यात्रा, रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकालने की इजाजत इस संगठन को नहीं दी थी। इसके बावजूद भी, पुलिस की मनाही के बावजूद भी जहांगीरपुरी की सड़कों पर ये आप देखिए कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ में ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। कुछ ही दूरी पर, थोड़ी देर चलने के बाद ये शोभा यात्रा यहां पर पुलिस ने रोक दिया। आप देखिए भारी पुलिस बल तैनात है। कि मनाही के बावजूद जो संगठन शोभा यात्रा निकालने पे अड़ा हुआ था, उसने छोटी सी शोभा यात्रा जरूर निकाली है। अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के नाम से संगठन है, इसके आयोजनकर्ता दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये तो शोभा यात्रा है जो पुलिस ने फिलहाल अभी रोकी है। पुलिस की बैरिकेडिंग के एक दायरे में ही ये शोभा यात्रा घूमती रही। लगभग 100 मीटर से ज्यादा का ये एरिया नहीं होगा और अभी तक कोई हिंसा की खबर नहीं है। हमारे साथ में दिल्ली के पुलिस के डीसीपी नॉर्थ वेस्ट हैं जितेंद्र मीना साहब। सर, पहले मैं जानना चाहूँगा, सर पुलिस की मनाही है, आपने परमिशन नहीं दी थी, उसके बाद जो भी शोभा यात्रा निकल गई है, ये 5 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा की परमिशन मांगी गई थी, उसको डिनाई किया गया था। जिनको एडवाइस किया गया था कि एक पार्क, जो ये अभी आप मेरे सामने पार्क देख रहे हैं, इसमें पूजा अर्चना कर सकते हैं, इससे सटे हुए रोड पे 100 मीटर ये कर सकते हैं और उसी का ये लोग पालन भी कर रहे हैं। अच्छा, तो 100 मीटर आपने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा बस ठीक है, आप इस पर निकाल लीजिए। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी कह सकता है उसको तो नमाज पढ़ने की भी इजाज़त नहीं दी गई। नहीं, उस चीज़ पे भी अभी ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, बट एक परमिशन आई थी, वो डिनाई की गई थी लॉ एंड ऑर्डर
लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, क्योंकि गैदरिंग बड़ी हो जाती जी है। जी जी जी। ठीक है, लेकिन अभी तक कोई हिंसा की खबर नहीं है, तो शांतिपूर्ण दिखाई दे रहा अभी है। इलाके में पूरी तरह से शांति है और स्थिति नियंत्रण में है। हाँ, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ पर हनुमान जयंती के मौके पर हालात बिगड़ गए थे यहाँ पर। नहीं, अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। जी, सब कुछ अंडर कंट्रोल। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू। दिल्ली के जहांगीरपुरी से अपने कैमरा सहयोगी कानन पत्रा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और रामनवमी पर कई जगहों में आई हिंसा की खबरों के बीच मैसूरू से सद्भावना की तस्वीरें आई हैं। यहां पर मुस्लिम ने शोभा यात्रा निकाल रहे लोगों को मिठाइयां बांटी। और रामनवमी के मौके पर इंदौर में आज बड़ा हादसा हो गया। इंदौर के बेलेश्वर महादेव मंदिर में बावड़ी की छत धंस गई और जिससे 30 से ज्यादा लोग 40 फुट गहरी बावड़ी में गिर गए। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है। 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इंदौर में रामनवमी के दिन बेहद दुखद हादसा हुआ। 40 फीट गहरी बावड़ी में 30 से ज्यादा लोग गिर गए। इंदौर के पटेल नगर में बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर के अंदर बावड़ी के चबूतरे पर और उसके आसपास भीड़-भाड़ के कारण छत गिरी। कई लोग खुद को बचाने के लिए कंक्रीट और लोहे की जाली के मलबे से लटके कुछ पुरानी सीढ़ियों पर खड़े दिखे। 18 लोग सुरक्षित हैं, लेकिन ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 11 सब अब तक वहां से निकाले गए हैं। तमाम प्रयत्नों के बावजूद भी हम उनको बचा नहीं पाए। पुरानी बावड़ी थी और निजी बावड़ी थी, ज्यादा भीड़ होने के कारण वो धंस गई। मैंने घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मंदिर में हवन चल रहा था। इस दौरान बावड़ी वाले हिस्से पर काफी भीड़ हो गई। इनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे थे जो आगे हो रहे हवन को देखने के लिए बावड़ी वाले हिस्से पर बैठे थे। जैसे ही हवन समाप्ति की टाइम हुआ, हल्दी चढ़ाई, उसके बाद एकदम मेरे भाई गवा था, आधा मिनट पहले उठा हूँ। कहीं के बस हवन हो रहा था, ये आइडिया था। अच्छा, आपके परिवार के कितने लोग इसमें? सब परिवार वाले ही हैं हमारे। आरती हो रही थी। मेरे जो मामा जी की लड़की है वो पीछे खड़ी थी। मामा जी पहले खड़े थे तो मामा जी पहले गिरे, तो अभी तक उनका पता नहीं चला है। मेरा 11 साल का छोटा बेटा आज मंदिर में सेवा के लिए आया था और जिस वक्त आया उसी वक्त ये हादसा हो गया। तो उसी वक्त हादसा हुआ, उसके बाद से हम कंटिन्यू इंतजार कर रहे हैं। उसकी कभी तक कोई खबर नहीं आई है। बावड़ी में 9 फीट पानी भरा था। नगर निगम ने 3 पंप की मदद से पानी निकाला। मंदिर करीब 60 साल पुराना है। हादसे के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। रस्सी से बनी सीढ़ी बावड़ी में डालकर लोगों को बाहर निकाला गया। अभी ऑलमोस्ट इसका ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। अभी 9 फीट का पानी तक हुआ में उसका ड्रेन करने का काम किया जा रहा है। उसके बाद मतलब एक्चुअल परिस्थिति पता चलेगा। पुलिस का कहना है मंदिर छोटा है, भीड़ ज्यादा नहीं थी, इसलिए सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे। जब तक SDRF नहीं आई थी तब तक वो पुलिस के जवानों ने कुछ लोग जो ऊपर थे उनको निकालने की कवायद की। कुछ लोगों के मिसिंग होने की सूचना प्राप्त हुई है, उसको वेरीफाई करने की ये प्रक्रिया चल रही है। तो ये एक बहुत ही स्थानीय स्तर पर जो छोटे छोटे शिवालयों में जो कार्यक्रम होता है वो कार्यक्रम था। यहाँ पे 40-50 लोगों से ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं थे, तो इसलिए यहाँ पर पुलिस व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले में ट्वीट कर कहा है कि इंदौर में हुए हादसे से बेहद आहत हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात कर स्थिति की जानकारी ली है। राज्य सरकार बचाव और राहत के कार्य में तेजी से आगे बढ़ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि मंदिर परिसर में निर्माण और खुदाई का काम चल रहा था। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वहां अतिक्रमण हुआ था। बहरहाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना में मृतकों के लिए 5 लाख रुपए और जो घायल हुए हैं उनके लिए 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। इंदौर से अपने सहयोगी समीर और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पंजाब पुलिस ने अमृतपाल केस में गिरफ्तार किए गए 370 में से 348 लोगों को रिहा किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आदेश पर इनकी रिहाई हुई है। अब सिर्फ 22 लोग हिरासत में हैं और इनमें से 8 पर NSA लगाया गया है। जिन लोगों को रिहा किया गया उन्हें एहतियातन गिरफ्तार किया गया था।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसदी जाने पर जर्मनी की टिप्पणी से सियासी विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर भारत के घरेलू मामले में हस्तक्षेप के लिए विदेशी शक्तियों को आमंत्रित करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के मुद्दे पर जर्मनी के प्रवक्ता ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि इस मामले में उनका पक्ष सुनते समय न्यायिक स्वतंत्रता के मानकों और मूलभूत लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन किया जाएगा। इसको लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जर्मनी के विदेश मंत्री का शुक्रिया अदा करते हुए ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के उत्पीड़न के माध्यम से भारत में लोकतंत्र के किस तरह समझौता किया जा रहा है, इस पर ध्यान देने के लिए जर्मनी के विदेश मंत्रालय और रिचर्ड वॉकर का बहुत शुक्रिया। अब इस पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट किया, भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी ताकत को आमंत्रित करने के लिए राहुल गांधी का शुक्रिया। याद रखें, भारतीय न्यायपालिका विदेशी दखल से प्रभावित नहीं हो सकती। भारत अब विदेशी दखल को बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। और इस पर कांग्रेस ने खुद को दिग्विजय सिंह के ट्वीट से अलग कर लिया है। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा है कि कांग्रेस का स्पष्ट तौर पर मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संस्थाओं पर हमले और उनके डराने धमकाने की राजनीति से हमारे लोकतंत्र के समक्ष जो खतरे उत्पन्न हुए हैं, उनसे भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को स्वयं ही निपटना होगा। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां निडरता से उनका मुकाबला करेंगी। और आम आदमी पार्टी ने फिर से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पोस्टर्स से मोर्चा खोला है। खास यह कि इन पोस्टर्स को 12 भाषाओं में लगाया जाएगा पूरे देश भर में। साथ ही प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता पर भी सवाल उठाए। बीजेपी का कहना है कि इस दुष्प्रचार का जवाब देश की जनता देगी। गुरुवार सुबह से आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर अभियान के जरिए हमले करने शुरू कर दिए। पहले प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाया। अरे भाई, एक सिंपल सा सवाल है कि क्या देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए? अब वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्यों लग रहा है कि उन्हीं के प्रधानमंत्री पे अटैक हो रहा है? सवाल जो है वो रखे जाएंगे कि भाई देश का अगला लोकसभा का चुनाव है, उसमें देश में प्रधानमंत्री जो बने वो कैसा होना चाहिए, वो क्या क्या करना चाहिए, अलग अलग सवाल उठाते रहेंगे। बीजेपी ने इन पोस्टरों पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि इस दुष्प्रचार का जवाब देश की जनता देगी। जिस प्रकार से आप दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनको अनपढ़ बोल रहे हैं, उनको गालियां निकाल रहे हैं, देश की जनता देख रही है और इसका उचित स्थान उचित समय पे आपको इसका जवाब जरूर देगी। मोदी जी ने देश का नाम रोशन किया है। मोदी जी ने आज हर फील्ड के अंदर, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो बाकी काम हो, बहुत अच्छे से काम किया है और आप उनको अनपढ़ बोल रहे हैं। ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली। आम आदमी पार्टी ने मोदी हटाओ देश बचाओ वाले पोस्टर 12 भाषाओं में लगा दिए हैं। ये वही नारा है जिसके पोस्टर लगाने पर दिल्ली पुलिस ने 36 एफआईआर दर्ज की थी और 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। इसी नारे के साथ जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने जनसभा भी कर डाली थी। अरविंद केजरीवाल इन दिनों प्रधानमंत्री पर जिस तरह के आक्रामक हमले कर रहे हैं, उससे ये बात साफ होती जा रही है कि आम आदमी पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव किस लाइन या नैरेटिव के साथ लड़ने का मन बना रही है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कानन पात्रा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडी मीडिया। प्रधानमंत्री मोदी आज अचानक नए संसद भवन पहुंचे और वहां चल रहे काम का उन्होंने जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी वहां करीब 1 घंटे रुके। साथ ही वहां काम कर रहे कर्मचारियों से बातचीत की। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कर रही है। नया संसद भवन 64,000 वर्ग मीटर एरिया में बन रहा है। लोकसभा में मौजूदा 543 सीटों की जगह 888 सीटें यहां पर होंगी।
और वैसे बाकी देश भर में रामनवमी का त्यौहार उल्लास से मनाया गया। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही थी। अयोध्या नगरी को धूमधाम से सजाया गया था। लोग मंदिरों में दर्शन पूजा के लिए पहुंच रहे थे। भगवान राम के जन्मोत्सव की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या, वाराणसी, दिल्ली, पटना, गुवाहाटी और हैदराबाद से। और इसी के साथ फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा।